सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज हम एक इजी क्वेश्चन डील करने वाले हैं। बट वेट, अगर क्वेश्चन इजी है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आई एम हियर बिकॉज क्वेश्चन इजी तो है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। आखिर क्या टफ है इस क्वेश्चन में, ये हम आगे वीडियो में समझेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन का नाम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सिंगल नंबर, जो कि लीड कोड का 136 नंबर क्वेश्चन है। एंड टैग एज यूजुअल इजी है, राइट? सो आराम से चिल करके बैठो और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। कंपनीज यहाँ पे लॉक हैं, बट मैं कंपनीज आपको थंबनेल में दे दूंगा किस किस कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है डेफिनेटली, तभी इसके पे ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज अच्छे से समझना। सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर नम्स, राइट? एक नॉन एम्प्टी एरे है जो कि इंटीजर स्टोर कर रहा है, नम्स नाम का एरे है, ठीक है? एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। हर एलिमेंट उस एरे में दो बार आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है? क्लियर है? फाइंड दैट सिंगल वन। उस सिंगल एलिमेंट को फाइंड करो और रिटर्न करो। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ समझने की चीज नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। उसके बाद है यू मस्ट इंप्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका मतलब क्या है समझो। आपको ऐसा सॉल्यूशन लिखना है जो कि एक लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड हो। इसमें एक एरे है, राइट? और ये कहने का मतलब है कि हम इस एरे पे एक ही बार सिंगल टाइम लूप कर सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट में बात करें तो बिग O एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही हो सकती है इसमें जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे उसकी, ठीक है? बिग O एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हम। एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। स्पेस के मामले में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में बिग ऑफ वन, मतलब हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस ही रखना है, विच इज नथिंग बट बिग ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? आई होप इतना क्लियर होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या मिल रहा है, तो क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? एग्जांपल है, इनपुट में नम्स एरे, एरे स्टोर कर रहा है 2 2 1, आउटपुट में हमें 1 मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 2 एंड 2 दो बार अपीयर हुआ एंड 1 सिंगल टाइम अपीयर हुआ, तो जो एलिमेंट सिंगल टाइम अपीयर हुआ उसे हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। सिंपल। एग्जांपल 2 में भी सेम है, 4 1 1 2 1 2, 1 1 दो बार अपीयर हो रहा है, 2 2 दो बार अपीयर हो रहा है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने 4 रिटर्न कर दिया, ठीक है? तीसरे एग्जांपल में एक ही एलिमेंट है 1, सो हमने सिंगल उसी एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है चीजों को समझने के लिए, राइट? क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफी इजी है, क्वेश्चन को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रेंट्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स है नम्स डॉट लेंथ, मतलब एरे की लेंथ कितनी हो सकती है। तो एरे की लेंथ एक एलिमेंट भी हो सकता है और 3 इंटू 10⁴ मतलब 30,000। एक एलिमेंट भी हो सकता है, 30,000 एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक से लेकर 30,000 तक एरे की लेंथ हो सकती है हमारी। क्लियर है? दूसरा है नम्स आई, मतलब एरे के अंदर के एलिमेंट्स, किस टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो माइनस में भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, प्लस में भी हो सकते हैं। माइनस में -3 इंटू 10⁴ विच इज -30,000 एंड प्लस में 3 इंटू 10⁴ विच इज 30,000। कहने का मतलब -29,999 भी एक एलिमेंट हो सकता है एरे के अंदर, एंड प्लस में 29,999 भी एलिमेंट हो सकता है एरे के अंदर। क्लियर है? तीसरा लाइन है ईच एलिमेंट इन द एरे अपीयर्स ट्वाइस। ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, ऊपर में भी ये लाइन रिपीट हुआ था। सी एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट वन। सेम इसको रिपीट कर रहा है क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड वर्ड्स में बोला गया है कि ईच एलिमेंट इन द एरे अपीयर्स ट्वाइस। एरे में हर एलिमेंट दो बार आ रहे होंगे, एक्सेप्ट फॉर वन एलिमेंट विच अपीयर्स ओनली वंस। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एक बार होगा। बहुत ही क्लियर वे में कहा है कि हर एलिमेंट दो बार आ रहे होंगे, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो एक बार आ रहा होगा, और उसी एलिमेंट को फाइंड करके हमें रिटर्न करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है? और इजी भी लग ही रहा होगा, जैसा कि टैग है इजी, इजी भी लग ही रहा होगा। तो इसमें हार्ड क्या है, इसमें समझने वाली चीज क्या है? सी, अगर हम बेसिक अप्रोच यूज करके इस सॉल्यूशन को लिखते हैं तो थोड़ा सा चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होंगी। कैसे होंगी ये मैं आगे इस पे बात करूंगा। बट यस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है? अगर उस टॉपिक को यूज करके हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम दोनों अप्रोचेस देखेंगे। एक तो हमारा जो बेसिक सा अप्रोच हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, विच इज नथिंग बट अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम वो देखेंगे कि उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस चीज का इंट्यूशन कैसे बना सकते हैं। एंड दूसरा जो हमारा ऑप्टिमल अप्रोच होगा उसमें हम देखेंगे कि हम नया क्या सीखने वाले हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और जिस टॉपिक के एल्गोरिदम को यूज करके हम इसको आराम से ऑप्टिमल वे में लिख सकते हैं, ठीक है?
तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, जल्दी से चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे और समझते हैं कि हमारा बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को डील करने का। तो बेसिक अप्रोच के लिए ना मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एरे ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो ARR ही ले लेते हैं, ठीक है। ARR एक रैंडम सा एलिमेंट्स का एरे लूंगा और काफ़ी अच्छे से तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो एरे में है 4 3 2 1 2 3 एंड 4। अब अगर इसके आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 दो बार आ रहा है, राइट, 3 भी दो बार आ रहा है, 2 भी दो बार आ रहा है, ये जो 1 है ये सिंगल टाइम अपीयर हो रहा है, तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार के लिए एरे की लेंथ भी ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 2 4 2 6 1 7, n इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। इतनी चीजें हमें क्लियर दिख रही हैं और बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कहा गया है, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n ही होगी। मतलब हम सिंगल टाइम एरे पे लूप कर सकते हैं, सिंगल लूप, ठीक है। ये क्लियर वे में कहा गया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में बिग O ऑफ 1 ही होनी चाहिए, मतलब नो एक्स्ट्रा स्पेस। कहने का मतलब कि हम कोई दूसरा एरे नहीं बना सकते इस एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। समझ रहे हो चीजें। तो ये दोनों बहुत ही क्लियर वे में क्वेश्चन में क्लियर किया गया है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें पता है। और एक चीज जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि हर एलिमेंट ट्वाइस रिपीट हो रहा है, हर एलिमेंट दो बार आ रहे हैं एक्सेप्ट वन एलिमेंट जो कि एक बार आ रहा होगा एरे में। ये बहुत ही क्लियर वे में कहा गया कि हर एलिमेंट दो बार आ रहे होंगे, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सिंगल टाइम आ रहा होगा। कहने का मतलब कि एक एरे है 2 1 2 1 3 4, इस तरीके का कोई सिनेरियो नहीं हो सकता जिसमें ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है और दो दो डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसे नहीं आ सकते। ये केस कभी नहीं होगा हमारे एरे में, ठीक है। हमेशा इस टाइप का केस हो सकता है कि रिपीटेड एलिमेंट्स तो होंगे बट हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा। क्लियर है? ओके, लेट्स रब दिस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन में बहुत ही दो बार एक्चुअली उन लोगों ने डिफाइन किया इस चीज को, ठीक है। अब देखते हैं कि अप्रोच क्या हो सकता है। तो मेरा अप्रोच कुछ इस तरीके से होगा कि हम लूप तो सिंगल टाइम कर सकते हैं, एक चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे विच इज हम अपने एरे को सॉर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम इस एरे को सॉर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 2 2 3 3 4 4, राइट। और आप लोगों को पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट सॉर्ट मेथड है जिसको लगाकर आप किसी भी एरे को आराम से सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, इनबिल्ट मेथड है, उसे लगाकर हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया और हमारा एरे अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इस एरे पे लूप करेंगे और हमें सिंगल टाइम लूप करना है, एक ही बार हम एरे में लूप कर सकते हैं। तो अपना लूप फंक्शन लिखते हैं, सिंपल सा फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन n, ठीक है, और आई प्लस प्लस, यही हमारा लूप है, सिंपल। बट वेट, हम यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करने वाले। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे आई प्लस टू, आई प्लस इक्वल टू 2 बेसिकली, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया समझो। तो अगर हम आइट्रेशन देखें तो आइट्रेशन कुछ इस तरीके से होगा। हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो ट्वाइस एलिमेंट्स है ना वो तो दो बार रिपीट होके आ ही रहे हैं, जो सिंगल एलिमेंट है वही बेचारा एक सिंगल पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट। इतना हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात है, इतना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ट्वाइस वाले एलिमेंट पे जाने की कोई मतलब ही नहीं बनता जाने का। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, सबसे पहले हमारा एलिमेंट यहाँ होगा आई पे, मतलब 0 पे, फिर हम डायरेक्ट यहाँ जंप करेंगे, राइट, फिर हम यहाँ जंप करेंगे, फिर हम डायरेक्ट यहाँ जंप करेंगे, इसी तरीके से हमारा लूप चल रहा होगा, फिर हम डायरेक्ट यहाँ जंप करेंगे, राइट, इस तरीके से होगा। और एक और सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लूप हमारा वर्क कैसे करेगा। मान लो कि एक और एरे होगा हमारे पास जिसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होंगे सॉर्ट होने के बाद। लेट सपोज 2 2 3 3 5 5 एंड लास्ट में 6, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके का एक सिनेरियो ले लेते हैं। तो इसमें जो हमारा एरे लूप करेगा
तो आइट्रेशन कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, वेट, यहाँ से हमारा आइट्रेशन स्टार्ट होगा, फिर इस पे जाएगा, राइट, फिर इस पे जाएगा, राइट, एंड फिर इस पे जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा लूप चलेगा, +2 कर रहे हैं हम हमेशा, ठीक है। अब हम एक इफ कंडीशन लिखेंगे और उस इफ कंडीशन से हमारा सारा काम आराम से बन जाएगा। देखो कैसे। आई होप कि ऑब्जर्वेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। अगर इफ कंडीशन की बात करें, सो इफ ARR I is not equal to ARR I plus 1, ठीक है। If ARR I is not equal to ARR I plus 1, return I, रिटर्न बेसिकली I नहीं, I तो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, राइट, I तो इंडेक्स रिटर्न कर देगा ना। सो रिटर्न ARR I। आई होप इतना क्लियर होगा। समझो हुआ क्या, मैंने कहा कि ARR I, फर्स्ट में ARR I की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ARR I की वैल्यू है 1, राइट, सबसे पहले ARR I की वैल्यू 1 है। 1 इज नॉट इक्वल टू I प्लस 1। अगर ये 1 इस 2 के इक्वल नहीं है तब तो इस ARR I को रिटर्न कर दो, 1 को रिटर्न कर दो, सिंपल। अगर I की वैल्यू I प्लस 1 की इक्वल नहीं है तब I को रिटर्न कर दो। ऐसे में हमें आउटपुट सही मिल रहा था, राइट, ऐसे में हमें आउटपुट सही मिल रहा था। अगर इस सिनेरियो में देखें तो इफ ARR I इज नॉट इक्वल टू ARR I प्लस 1, बट यहाँ तो इक्वल है, तो यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर 5 में आएगा, 5 6 भी फॉल्स हो जाएगा, फिर इस पे आएगा 6 पे, जो कि हमारा अलग एलिमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में इस तरीके से मैच नहीं हुआ तब तो ARR I रिटर्न हो जाएगा, जिसमें कि हम राइट रिटर्न कर रहे होंगे, राइट, 1 ही हमारा आउटपुट होना चाहिए। बट इस केस में क्या है, इधर वाले केस में क्या, राइट, इस केस में क्या, तो इस केस में रिटर्न ARR का ARR डॉट लेंथ -1, सिंपल। अगर तो लूप के बीच में हमें कोई सिंगल एलिमेंट मिला तो इस कंडीशन से वो एलिमेंट हमें मिल जाएगा, इस इफ कंडीशन से वो एलिमेंट हमें मिल जाएगा। अगर लूप के बीच में अगर हमें कोई सिंगल एलिमेंट मिला तो इस इफ कंडीशन से हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा। सिंपल है, कैसे मिलेगा मैंने यहाँ पे समझाया कि I और I प्लस 1 हमेशा सेम होंगे, ARR I और I प्लस 1 हमेशा सेम होंगे। जैसे यहाँ देखो, ARR I इज दिस एंड I प्लस 1 इज दिस, ये सेम है, सेम ARR I इज दिस, राइट, दूसरी बार में ARR I इज दिस, I प्लस 1 इज दिस, तीसरे बार में ARR I इज दिस, I प्लस 1 इज दिस, राइट। तो ये हमेशा सेम होगा, राइट। अगर सेम नहीं है तब तो वो ARR I जो है वो सिंगल एलिमेंट है। बट अगर पूरा लूप चल गया, अगर पूरा लूप चल गया तो हमारा आंसर क्या होगा, ARR का ARR डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट एलिमेंट जो है ये हमारा आउटपुट होगा, राइट, लास्ट एलिमेंट हमारा आउटपुट होगा। ARR डॉट लेंथ -1 क्यों, तो ARR की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू क्या है 7, 7 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 6, राइट। अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स हमें रिटर्न करना है, लास्ट इंडेक्स, तो n इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 1 6, तो हम 6th इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं। सिंपल है, हमने एक ही लूप चलाया, हमने एरे को सॉर्ट किया है, हमने एक ही लूप चलाया, हमने इफ कंडीशन में एक स्टेटमेंट डाला जिसके हिसाब से हमें अगर आइट्रेशंस के बीच में हमें अपना वैल्यू मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आइट्रेशन अगर खत्म हो जाती है तो हमारा लास्ट जो एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। इसमें हम लोगों ने O ऑफ n सिंगल लूप चलाया तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कोई स्पेस हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो तो कोई हमने वेरिएबल नहीं बनाया अलग से, और ना ही हम कोई ऐसा स्पेस यूज कर रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज नथिंग बट O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच या फिर आप बेसिक अप्रोच इसे कह सकते हो। आई थिंक क्लियर होगा ये। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकता है, राइट, थोड़ा सा समझना। ठीक है, हमारे पास एक एरे था, राइट, हमारे पास एक एरे था, ले लेते हैं हम वही एरे 2 3 4 6, राइट, एंड 4 3 2, ये हमारा एरे है।
आउटपुट हमें क्या मिलेगा इसमें 6, राइट। n इज इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, इतना क्लियर है। एक ही बार लूप कर सकते हैं, राइट, एक ही बार लूप कर सकते हैं। और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को पता ही है, एक ही बार लूप कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। और हर एलिमेंट 2 बार होगा एक्सेप्ट 1, एक एलिमेंट को छोड़ के हर एलिमेंट 2 बार आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इसे सॉर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इसे सॉर्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, ये क्वेश्चन है बिट मैनिपुलेशन, ठीक है। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, मैं बस आपको इतना बता दूंगा कि आपको ये सॉल्यूशन और ये अप्रोच काफी अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाला। टॉपिक का नाम है बिट मैनिपुलेशन और जो हम यूज करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दैट इज जॉर। अभी जॉर क्या है वो समझते हैं और बिट मैनिपुलेशन क्या है थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को स्टोर करता है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर का, हर एक नंबर का, हर चीज का, बेसिकली कंप्यूटर में हर एक वर्ड का एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो समझते हैं फिर पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है क्या और नंबर्स के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस जॉर को देखेंगे। जॉर कुछ नहीं है, जॉर कुछ नहीं है। आप लोगों ने लैंग्वेज फंडामेंटल्स तो जरूर पढ़े होंगे, जिस भी लैंग्वेज को आपने पढ़ा होगा उसमें आपने लैंग्वेज फंडामेंटल्स तो जरूर पढ़े होंगे, तभी आप यहाँ पे हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लैंग्वेज फंडामेंटल्स में आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स जरूर पढ़ा होगा। स्टार्टिंग में हमें जो लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए जाते हैं वो होते हैं एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, राइट। ये दो ऑपरेटर्स हमें बताए जाते हैं। इसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों को ट्रू होना जरूरी है, तभी ट्रू रिटर्न होता है, ठीक है। इस केस में लेफ्ट एंड राइट आइदर ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, आइदर ये फॉल्स होगा या ये ट्रू होगा, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। अगर ये ट्रू हुआ ये फॉल्स हुआ तब तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स हुआ ये ट्रू हुआ, मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्लियर है। और इसमें लेफ्ट और राइट में मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक लेफ्ट आर्ग्यूमेंट्स फिर ये ऑपरेटर एंड देन राइट आर्ग्यूमेंट्स, तो दोनों ही ट्रू होंगे तभी ये एंड ऑपरेटर हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज बेसिकली ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। तो उसी तरीके से जॉर होता है, जॉर में आगे डिस्कस करता हूँ, पहले बिट मैनिपुलेशन देखते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के बाइनरीज क्या होते हैं, ठीक है, नंबर्स के बाइनरीज कैसे डिफाइन करते हैं। तो नंबर्स के बाइनरीज कुछ नहीं होते, 2 के पावर्स होते हैं, 2 के पावर्स होते हैं जिससे हम नंबर्स के बाइनरी डिफाइन करते हैं, बाइनरी वैल्यू डिफाइन करते हैं। 2 के पावर्स होते हैं जो कि बेसिकली नंबर के बाइनरी वैल्यूज डिफाइन करते हैं। मान लो कि 1 है, अगर 4 डिजिट्स की बात करें तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 4 डिजिट्स की बात करें, 4 डिजिट में अगर हमें डिफाइन करना है, 4 डिजिट वैल्यू में डिफाइन करना है बाइनरी वैल्यू, तो 1 का 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू डिफाइन करना है तो 1 का 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू क्या होगा, तो 1 का 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू हो जाएगा 0 0 0 एंड 1, ठीक है। 2 का 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू क्या होगा, तो 0 0 1 एंड 0, ठीक है। 3 का 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू क्या होगा, तो 0 0 1 एंड 1। 4 का 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू कैसे डिफाइन हो रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। 4 का 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू तो 0 1 0 0, ये 4 का है। 5 का तो 0 1 0 1, ये 5 का है। 6 का सो 0 1 1 0, ठीक है। लेट्स टेक 7 का, तो 7 का हो जाएगा 7 का हो जाएगा 0 1 1 1, राइट। 8 का हो जाएगा, मैं 10 तक आप लोगों को बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये बाइनरी में रिप्रेजेंट हो कैसे रहे। तो 8 का हो जाएगा
8 का सिंपल 1 0 0 0, राइट, 1 2 4 8, राइट। 9 का 1 0 0 1, 10 का 1 0 1 0, ठीक है, ये 10 तक होगा। अब रिप्रेजेंटेशन हो कैसे रहा है, लेट्स सी। ये क्या है, तो ये है 2 टू द पावर 0, ठीक है। ये क्या है, ये 2 टू द पावर 1, अगर थर्ड में 1 है तो 2 टू द पावर 2, राइट, नहीं थर्ड में यस 2 टू द पावर 2। अगर फोर्थ में वैल्यू है तो ये फोर्थ में है ना, 2 टू द पावर 3 विच इज 1 2 4, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर नंबर फर्स्ट में 1 है, इसका मतलब है 1, 2 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू होता है 2, 2 टू द पावर 2 का वैल्यू होता है 4, राइट, एंड 2 टू द पावर 3 का वैल्यू होता है 8, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे 1 है विच इज 1 का रिप्रेजेंटेशन, तो 0 0 0 1, 2 टू द पावर 0 विच इज 1। 2 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2 टू द पावर 2, सॉरी 2 टू द पावर 1, तो 0 0, और यहाँ पे ये तो 2 टू द पावर 0 था विच इज 1, तो इसको 0 रखा हमने, 2 टू द पावर 1, राइट, जो कि 2 है। इस थर्ड में सी, यहाँ थर्ड में 2 टू द पावर 2 विच इज 4, 4 का वैल्यू, 5 का वैल्यू, 5 का वैल्यू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 0, 5 का वैल्यू, ठीक है। 6 का वैल्यू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1, ये है 6 का वैल्यू, राइट, क्लियर है। उसी तरीके से 8 का वैल्यू 2 टू द पावर 3 इज 8, एंड यहाँ पे 10 का वैल्यू देखो 2 टू द पावर 0 1 2 3, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 1, राइट, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 8, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू हो जाएगा 2, 8 प्लस 2 10, क्लियर है। मतलब अगर 4 डिजिट्स पे देखा जाए, मतलब अगर 4 डिजिट्स पे देखा जाए तो ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, और इसी तरीके से हम बाइनरी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से बाइनरी वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो अगर यहाँ पे टोटल 0 है तो ये 0 ही होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 0 1 1, बताओ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 0 1 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 0 ये 1 है, 2 टू द पावर 1 ये 2 है, 4 एंड 8, सो 8 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 2 10 1 11, तो ये 11 का वैल्यू ये होगा। आई होप क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट होते हैं बाइनरी में, किसी भी नंबर का बाइनरी वैल्यू कैसे निकालना, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम जो नंबर्स है हमारे पास एरे में, उसके बाइनरी वैल्यूज को, मतलब उसको बाइनरी में क्रिएट करके और जॉर ऑपरेटर लगा के, जॉर एक ऑपरेटर है, जॉर ऑपरेटर लगा के हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कम से कम ये क्वेश्चन अगर आप इस कोड को इम्प्लीमेंट करोगे, मान लो 7 to 8 लाइन में ये कोड इम्प्लीमेंट होगा, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन 3 से 4 लाइन में डिफाइन होने वाला आंसर है, इसीलिए ये क्वेश्चन इजी लेवल पर है, ठीक है, टॉपिक वाइज इजी लेवल पे। तो अब देखते हैं कि जॉर वर्क कैसे करता है और जॉर के साथ हम बिट मैनिपुलेशन कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी जॉर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, विथ बिट मैनिपुलेशन, जॉर विथ बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है एक बार समझते हैं। सो सी जॉर क्या करता है ना, जॉर क्या करता है, बेसिकली दो वैल्यूज लेता है लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट एंड राइट में दो वैल्यूज लेता है, ठीक है, बूलियन वैल्यूज कह सकते हो या फिर 0 एंड 1 कह सकते हो, ठीक है, दो वैल्यूज लेता है। अगर इधर और इधर दोनों 0 है तब तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर इधर 0 और इधर 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। लेट सपोज इधर 1 है इधर 0 है तो भी ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर है, लेट सपोज 4 है और 5 है, ठीक है, अगर कोई नंबर है
तो इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले तो इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। समझना थोड़ा सा, 4 का बाइनरी क्या होगा? 0 1 0 0, ये 4 का बाइनरी है। 5 का बाइनरी क्या होगा? 0 1 0 1, ये 5 का बाइनरी है। अब इससे माइनस करेगा, ठीक है, तो इससे माइनस करेगा तो क्या आंसर आएगा? सी। अब इसमें भी जॉर ही होगा, बेसिकली इसमें भी जॉर ही होगा। तो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, 0 1 0 1, तो 0 से 1 1, सी 0 से 1 1, 0 से 0 0, 1 से 1, अगर 1 से 1 गया तो 0, राइट, 1 से 1 गया तो 0, एंड 0 से 0 गया तो 0। तो अगर 4 से 5 गया तो 1। क्लियर है जॉर कैसे वर्क कर रहा है? अगर 4 से 5 माइनस करोगे, जॉर करोगे, सॉरी माइनस नहीं, 4 से 5 को जॉर करोगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर बाइनरी वैल्यूज को जॉर करेगा एक दूसरे से, और उसके बाद आपको एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर है जॉर कैसे काम कर रहा है? आई होप क्लियर है, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा समझना। तो हमारा सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, हमारा सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हम एक आंसर वैल्यू लेंगे विच इज 0, ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, ठीक है, i प्लस प्लस हर एलिमेंट पे लूप करेंगे और हम कह देंगे कि आंसर इज इक्वल टू आंसर जॉर, आंसर इज इक्वल टू आंसर जॉर। बेसिकली ये जॉर है, कुछ और मत समझ लेना। आंसर जॉर ARR का आई वैल्यू, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे आंसर। ये कोड कितना सिंपल है ये देखो, और ये वर्क कैसे कर रहा है थोड़ा सा ड्राई रन से समझते हैं, ठीक है, ये कोड वर्क कैसे कर रहा है ड्राई रन से समझते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास पहला जो एग्जांपल था, छोटा एग्जांपल लेते हैं, पहला जो एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेसिकली 4 1 2 1 2, ठीक है, 4 1 2 1 2, और देखते हैं इसमें ड्राई रन करके। सो हमारे पास जो नम था 4 1 2 1 2, ठीक है, पहले आइट्रेशन में आंसर 0 है, तो 0 जॉर 4 क्या आएगा? 4 आएगा। 0 से किसी भी नंबर को जॉर करोगे तो नंबर खुद से रिटर्न हो जाता है। सी 0 1 1 1 0 1, ठीक है, 0 से किसी भी नंबर को अगर जॉर करते हो तो नंबर इटसेल्फ रिटर्न होता है, ठीक है, इतना क्लियर रखना। 0 से किसी भी नंबर को जॉर करोगे नंबर इटसेल्फ रिटर्न होगा। फर्स्ट आइट्रेशन में 4 रिटर्न हो रहा है, फिर आंसर का वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 जॉर 1। अब अगर 4 जॉर 1 करते हो ना तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बेसिकली 4 और 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो 4 का हो जाएगा 0 1 0 0, 1 का क्या हो जाएगा 0 0 0 1। जॉर करोगे तो 0 1 का 1 एंड 0 0 का 0, 1 0 का 1 एंड 0 0 का 0, ये हो जाएगा 1 2 4 4 1 5, ये हो जाएगा 5, राइट। अब आंसर 5 स्टोर कर रहा है, तो 5 जोर नेक्स्ट आइट्रेशन में 2, 5 जोर 2, 5 जोर 2 क्या रिटर्न करेगा? सो ये 5 है, ये 5 है, राइट, ये 5 की वैल्यू है, तो 5 जोर 2, 2 की वैल्यू को जोर करते हैं, तो 5 जोर 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 0 1 0, 1 में से 0 जोर करेंगे तो 1, 0 में से 1 तो 1, एंड 1 में से 0 तो 1 एंड 0, ये हमारा आंसर होगा। तो 5 जोर 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 2 6 एक 7 7, ठीक है, तो ये हमारा 7 का जोर है। समझते चलना, बहुत ही अच्छे से ड्राई रन कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में हमें मिलेगा 1, नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 मिलेगा, जोर 1 करेंगे तो 1 की क्या वैल्यू होगी? तो 1 की वैल्यू होगी 0 0 0 1, ठीक है, 7 जोर 1, ठीक है, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, 0 में से 0 0, ठीक है, तो ये इसकी ये कौन सा वैल्यू है, किस वैल्यू का बाइनरी है ये? तो ये है 2 एंड 4 6, ये 6 का बाइनरी वैल्यू है, तो 7 जोर 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट एलिमेंट हमारे पास बच रहा है,
विच इज 2, राइट। अब एक लास्ट एलिमेंट बच रहा है विच इज 2। 2 के साथ करके देखते हैं। अब 6 स्टोर कर रहा है, राइट। तो 6 XOR 2, देखते हैं क्या देता है। 6 XOR 2, 2 की वैल्यू जाएगी 0 0 1 0। तो 0 से 0, 1 से 1 0 एंड 1 0 1 और ये 0, विच इज नथिंग बट 4 की वैल्यू, राइट। तो अब आंसर की वैल्यू क्या होगी, लास्ट में आंसर किसको स्टोर कर रहा होगा, 4 को। एंड सी, इसमें हमारा जो आउटपुट है, इस एरे में हमारा जो आउटपुट है, तो 2 2 सेम है, 1 1 सेम है, आउटपुट क्या होगा 4। क्लियर है, आउटपुट क्या होगा 4। तो ये कोड इसी तरीके से काम करेगा, हर एक बार एक नंबर उठाएगा, आंसर की वैल्यू में स्टार्टिंग में 0 है तो 0 XOR दैट वैल्यू XOR किया और आंसर में उस वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उस वैल्यू से नेक्स्ट एलिमेंट को XOR किया, फिर उस वैल्यू को स्टोर कर लिया, नेक्स्ट टाइम उस एलिमेंट से अगेन नेक्स्ट एलिमेंट को XOR किया और फिर उसके वैल्यू को स्टोर कर लिया। और जब ये XOR करेगा तब ये उस वैल्यू को नहीं बल्कि उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के साथ XOR कर रहा होगा। आई होप क्लियर है। जल्दी से इस कोड को उधर इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही है भी या नहीं, कि बस हम लोगों ने हवा में अपना इंट्यूशन क्रिएट कर लिया। सो ans इज इक्वल टू 0, ठीक है, ans इज इक्वल टू 0 फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, ans इज इक्वल टू ans XOR nums i, राइट। और ये n नहीं होगा, n हो सकता है बट n नहीं होगा क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया ना, nums डॉट लेंथ होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। और इसी नहीं सॉरी यहाँ रिटर्न करते हैं, रिटर्न ans, ठीक है, आंसर रिटर्न कर रहा है। जल्दी से रन करते हैं और देखते हैं टेस्ट केसेस में कुछ हो रहा है या नहीं। सो यस, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो तीनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, इतना लंबा इस चीज़ को ऐसे ना लिख के आप लोगों को फॉर ऑफ लूप के बारे में पता होगा, जो कि वैल्यूज पे आइटरेट करता है, राइट। फॉर इन लूप इंडेक्सेस पे आइटरेट करता है, फॉर ऑफ लूप वैल्यूज पे आइटरेट करता है। फॉर लेट आई ऑफ नम्स, राइट, और ans XOR i, और छोटा कर दिया मैंने कोड सी। रन करो देखो, सेम कोड ही है। फॉर ऑफ जो लूप होता है ना वो वैल्यूज पे आइटरेट करता है, तो मैंने वैल्यूज पे ही आइटरेट किया और आई की वैल्यू ले ली। ये आई जो है हर एलिमेंट पे आइटरेट कर रहा होगा, राइट। सो नम्स आई लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आई ले लोगे तो काम हो जाएगा। तो सी, तीनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। लेट्स ट्राई टू सबमिट और देखते हैं कि एक्सेप्ट होता है या नहीं। सो हो जाओ and see, it got accepted successfully or beat 97.2% user with JavaScript, which is a very excellent number guys, very excellent number। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमल अप्रोच है। अगर पहले वाले कोड को हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर हम पहले वाले कोड को वहाँ सबमिट करते हैं तो पहले वाले कोड में कुछ होगा नहीं, अगर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट क्या होगा कि अगर वर्स्ट केस में मान लो एरे की लेंथ कहाँ तक थी, वर्स्ट केस में मान लो कि एरे की लेंथ कहाँ तक थी कंस्ट्रेंट्स में, 1 से लेके 3 इंटू 10⁴ तक थी, विच इज नथिंग बट 1 से लेके 30,000 तक, राइट। मान लो कि टेस्ट केस में किसी बंदे ने एरे में 30,000 वैल्यूज डिफाइन कर दिया, तो जब एरे में लूप करोगे तो वो लूप वो कितने आइट्रेशंस लेगा, 30,000 आइट्रेशंस लेगा, सॉरी 30,000 नहीं, हम हमेशा i + 2 कर रहे थे, राइट। तो 30,000/2 विच इज नथिंग बट 15,000 आइट्रेशंस लेगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो O ऑफ n ही होगी, बट n की वैल्यू जबकि बड़ी है तो इससे एग्जीक्यूशन का टाइम बढ़ सकता है, राइट। कोड के एग्जीक्यूशन का टाइम बढ़ जाएगा। कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहेगा, O ऑफ n ही रहेगी, बट एग्जीक्यूशन का टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर हम दोनों कोड में डिफरेंसेस की बात करें ना, तो जो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था और जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, दोनों में ही जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n ही है, क्योंकि हम दोनों में ही सिंगल टाइम लूप कर रहे हैं। बट अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें जब हम लूप कर रहे हैं ना, मान लो अगर एरे में 30,000 एलिमेंट्स पास कर दिए, तो हमारा जो लूप होगा वो 30,000/2
15,000 बार लूप करेगा, 15,000 बार आइट्रेट करेगा, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे हर बार i+2 कर रहे हैं, राइट, हम हर बार यहाँ पे i+2 कर रहे हैं, तो ये 15,000 बार लूप कर रहा होगा, राइट। लेकिन हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में इसमें भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n ही है, मतलब लीनियर सर्च तो यहाँ भी हो रहा है, एक बार लूप तो यहाँ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ हर एलिमेंट पे लूप हो, मतलब हर एलिमेंट पे आइट्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 30,000 एलिमेंट्स पास कर दिए गए एरे में, तो हम पूरा 30,000 एलिमेंट्स पे आइट्रेट कर रहे होंगे, तो फिर डिफरेंस कैसे होगा? तो सी, दोनों ही केसेस में आइट्रेशन तो हो रही है, राइट, सिंगल लूप तो चल ही रहा है, बट इसमें जो भी n है वो n/2 में कन्वर्ट होके और हम उतने आइट्रेशंस कर रहे हैं, बट वो भी O ऑफ n ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ रहा है, और अगर आपको पता है तो एरे पे सॉर्ट करने के लिए भी हमें एरे पे लूप करना ही होता है इंटरनली। अगर हम देखें तो, हालांकि ये तो इनबिल्ट मेथड है, अगर इंटरनली हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको सॉर्ट फंक्शन बताया था खुद से लिखने के लिए, तो इंटरनली हम देखें तो एरे पे लूप करना ही पड़ता है, और लूप करने के बाद हमें एलिमेंट्स को स्वाइप करना होता है, राइट। अगर नॉर्मल सॉर्ट एरे देखे तो, सॉर्ट फंक्शन देखे तो उसमें हमें एरे पे लूप करके और एलिमेंट्स को आपस में स्वाइप करना होता है, वो भी एक ऑपरेशन तो हो ही रहा है ना। तो इसमें हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ रहा है और उसके बाद हम एरे पे लूप कर रहे हैं। हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमें एरे पे सॉर्ट नहीं करना पड़ रहा, हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमें हमारे एरे को सॉर्ट नहीं करना पड़ रहा है। जिस कंडीशन में हमारा एक्चुअल एरे है हम उसी कंडीशन में अपना आंसर रिटर्न कर पा रहे हैं, राइट, उसी एक्चुअल कंडीशन में हम आइट्रेट करके अपना आंसर रिटर्न कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज, आपने क्वेश्चन में देखा था कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो हम उस सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में, ऑप्टिमल केस वाले सिनेरियो में, वो केस आराम से हैंडल हो रहा है। कैसे? हमारा शुरू में आंसर क्या है? 0, तो 0 और सिंगल एलिमेंट पे लूप होगा, मीन्स i इज इक्वल टू 0 पे लूप होगा। तो मान लो कि i की वैल्यू 1 है, तो 0 XOR 1 हमें 1 ही रिटर्न करेगा, तो ऐसे में हमारा आंसर 1 रिटर्न होगा। लेकिन इस केस में हमें उसके लिए अलग से एक बेस केस लिखना होगा, जहाँ पे हम लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न n, राइट। आई होप आपको दोनों कोड में डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ज़ॉर क्या है, बिट मैनिपुलेशन किस तरीके से काम करता है, किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होंगी, मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ, राइट। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, ताकि मुझे उसी चीज़ से पता चलेगा ना कि क्या मेरी मेहनत से आप लोगों को कुछ फ़र्क पड़ रहा है या आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, कि बस मैं यूं ही वीडियो बनाता जा रहा हूँ सिर्फ, राइट। तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना कि यस यू अंडरस्टूड वेल, राइट, बस इतना ही कमेंट करना है कि अंडरस्टूड वेल। और यस, अगर कोई मिस्टेक्स है मुझसे जो हो रही है या फिर मुझे कुछ सुधार करना चाहिए, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ मुझे क्या क्या सुधार करने चाहिए और क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, वो अपने सजेशंस भी आप कमेंट में लिख सकते हो। बट यस, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो अच्छे से, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, देन प्लीज राइट अंडरस्टूड इन द कमेंट बॉक्स। सो या गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोड भी हमारा एक्सेप्टेड हो गया है, मैं कोड का लिंक और ये कोड आप लोगों को गिटहब पे दे दूंगा, बट प्लीज देखना नहीं, पहले सबसे पहले तो वीडियो देखकर खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, इन लॉजिक्स को खुद से लिखने की कोशिश करना। हालांकि आज का क्वेश्चन तो ईजी था, बट यस, चीज़ें अगर आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी तो प्लीज़ खुद से इस कोड को लिखने की कोशिश करना। फिर जहाँ पर पर्टिकुलर जगह पे अगर अटकोगे तो प्लीज़ वहाँ पे आके वीडियो देख लेना एंड देन दोबारा खुद से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। सबसे बेस्ट तरीका यही है प्रैक्टिस करने का, राइट, और इसी से आप लिटरली बता रहा हूँ सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया देन लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, किसी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो देन व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन यार, प्लीज, किस चीज का वेट कर रहे हो तुम। सो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।